ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है, क्या मॉलिक्यूल्स है, और इसके बीच में क्या आपको फोर्स पता है, मतलब इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इसके बीच में जो फोर्स अकर्स होता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो ये क्या क्या है, a force which occurs between two molecules is called intermolecular force, मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, यहाँ पहले क्या दिया, सॉलिड दिया, क्या सॉलिड है, उसके बाद है लिक्विड और उसके बाद है गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये जो आप लोग को ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये पार्टिकल्स है, क्या पार्टिकल्स है, क्या पार्टिकल्स है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक है, लिक्विड में मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब हट के उसके बाद गैस में क्या, वो मतलब ज्यादा उसके बीच में डिस्टेंस आता है, क्या ज्यादा डिस्टेंस आता है। तो यही पे जो आपको पीछे में पढ़ा है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो उसको यहाँ पे आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है मालूम है, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो बहुत होता है, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे ना एकदम लो होता है, मतलब लो नहीं, मान लीजिए शॉर्ट होता है, क्या होता है शॉर्ट होता है, क्या शॉर्ट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है शॉर्ट होता है, और इसका फोर्स क्या मानेंगे, प्रॉपर्टी बी, क्या चीज, प्रॉपर्टी बी। ठीक है, तो दोनों क्या अलग अलग डायरेक्शन है, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या कहता है एनिसोट्रॉपिक, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाए तो हम लोग क्या कहेंगे। हेलो जेडली एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आलिम और आप देख रहे हैं बी जेडली, इट्स मींस बिहारी जेडली। तो आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का लेक्चर आज हमारा पहला होने वाला है, जिसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट। क्या चीज, सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो आज का वीडियो ही बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज हमने पूरे तरीके से अच्छे से आपको समझाने के लिए सारा कुछ बना के रखा है। तो चलिए बिना किसी तरीके अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हम लोग का है सॉलिड स्टेट। क्या है, सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले ये हम देख लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ है व्हाट्स इज मैटर एंड इट्स टाइप। क्या, व्हाट्स मैटर एंड इट्स टाइप, ये हम लोग पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले, मैटर क्या है और उसके टाइप्स क्या है, ये आज हम लोग पहले पढ़ने वाले। उसके बाद क्या कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट्स क्या क्या है, मतलब वो लिक्विड सॉलिड और गैस जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, क्या पढ़ने वाले, जनरल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। उसके बाद क्या है एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, क्या क्या एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। उसके बाद हम लोग को क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्या चीज, ये क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड और उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ने वाले। उसके बाद क्या टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है मैटर क्या है, मैटर, मैटर वो है जो किसी स्पेस को मतलब छापता हो और साथ में उसके पास मास हो, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। इट्स मींस एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी वस्तु जिसके, मतलब वस्तु नहीं, मान लीजिए कोई भी चीज जिसके पास मास है और वो जगह को मतलब छेकता है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, मैटर कहेंगे। क्या, मैटर कहेंगे हम लोग उसको। जो स्पेस और उसके पास क्या हो, मास हो, कोई भी चीज है उसके पास क्या है, एक अपना मास है और वो कोई ना कोई स्थान में मतलब रहता है, उसे क्या बोलते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड, हैज सम मास इज कॉल्ड क्या, मैटर। क्या होता है, मैटर। उसके बाद क्या है, मैटर्स आर थ्री टाइप्स, मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, थ्री। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस। क्या, सॉलिड लिक्विड गैस, क्या क्या होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इसमें नोट्स दिया गया है, नोट्स में हम लोग को क्या क्या देखना है आपको हम बता देते हैं। सॉलिड लिक्विड मतलब कि पहले जो होता है सॉलिड, सॉलिड को अगर हम लोग हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो सॉलिड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लिक्विड आ जाएगा। क्या आएगा, लिक्विड। उसके बाद अगर लिक्विड को हम लोग अगर ये करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, हमको क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। क्या, गैस। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मतलब कोल्ड करते हैं, ठीक है, कूलिंग करते हैं। तो जब हम कूलिंग करेंगे तो हमको इसमें क्या मिलेगा, गैस को अगर कूलिंग करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। जब हम लोग गैस को जब कूल करेंगे मतलब उसे ठंडा करेंगे तो क्या, वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मतलब जब हम लिक्विड को जब ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा। एक मिनट, ठीक है। अगर हम लोग लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग हम बता देते हैं आपको,
प्लस डेल्टा मीन्स क्या होता है, हीटिंग, क्या होता है, हीटिंग, और माइनस डेल्टा मीन्स कूलिंग, क्या, कूलिंग। ये हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या पहला नोट्स है, क्या पहला नोट। ये हमारा नोट हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, जब हम लोग सॉलिड को अगर हीट करेंगे, मतलब अगर सॉलिड को हम लोग गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। और जब लिक्विड को अगर गर्म करेंगे तो क्या, वो गैस बन जाएगा। और गैस को अगर हम लोग ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, मतलब उसको मतलब जमाएंगे तो वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद और एक पॉइंट, जब हम लोग एटम्स, क्या, एटम्स को अगर कंबाइंड करेंगे, एटम्स को अगर हम लोग कंबाइंड करेंगे तो वो क्या बनेगा, एटम्स को अगर हम लोग कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा, क्या, मॉलिक्यूल्स। और हम लोग अगर मॉलिक्यूल्स को अगर कंबाइंड कर दे तो वो क्या बनता है, तो वो क्या बनेगा, तो वहां हम लोग को क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा, क्या, कंपाउंड। ये आपको याद रखना है, क्या बनेगा, कंपाउंड। जब हम लोग एटम को अगर कंबाइंड करेंगे, जब हम लोग दो एटम को अगर कंबाइंड करें, दो से ज्यादा एटम को कंबाइंड करें तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। और अगर मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये क्या है, नोट्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। यहाँ दिया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। क्या दिया हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच अकर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपको हम डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स है, क्या है, मॉलिक्यूल्स है। और इसके बीच में क्या आपको फोर्स बता रहा है, मतलब इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इसके बीच में जो फोर्स जो अकर्स होता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, a force which occurs between two molecules is called intermolecular force। मतलब कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसके बाद हम लोग का क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स है, क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये मान लीजिए ए इसका डिस्टेंस, लेट सपोज ए इसका डिस्टेंस है, दो मॉलिक्यूल्स है, तो ए को क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। यहाँ पहले क्या दिया हुआ है, सॉलिड दिया हुआ है, क्या है, सॉलिड है। उसके बाद है लिक्विड और उसके बाद है गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो आप लोग को ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये पार्टिकल्स है, क्या है, पार्टिकल्स है, क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है। लिक्विड में मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब हट के रहते हैं। उसके बाद गैस में क्या, वो मतलब ज्यादा उसके बीच में डिस्टेंस आता है, क्या आता है, ज्यादा डिस्टेंस आता है। तो यहीं पे जो आपको पीछे हम लोग पढ़ा है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो उसको यहाँ पे आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है मालूम है, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो बहुत लो होता है, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे ना एकदम लो होता है, मतलब लो नहीं, मान लीजिए शॉर्ट होता है, क्या होता है, शॉर्ट होता है।
क्या है, शॉर्ट होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट होता है। और इसमें फोर्स क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि जितना कम मतलब मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो ज्यादा कब होगा, मतलब वो जब पास पास होगा। और उसके बाद उससे कम कहाँ होगा, तो आपको लिक्विड में होगा। उससे कम कहाँ होगा, गैस में होगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपको इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आपको किसमें मिलने वाला है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितना डिस्टेंस है, ये इसमें ये कितना डिस्टेंस है, ये जो है इसमें ये कितना डिस्टेंस है, ये यहां से लेकर यहाँ का बहुत है। इसमें यहाँ देखिए ये थोड़ा सा है, क्या ये थोड़ा सा है ना। उसके बाद इसमें तो डिस्टेंस तो पता ही नहीं चल रहा है, इसमें पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैस में ज्यादा होता है, लिक्विड में मतलब इंटरमीडिएट होता है, मतलब समान, मतलब दोनों से आधा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सॉलिड में मतलब एकदम ना के बराबर होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और क्या होता है, फोर्स क्या होता है, सबसे ज्यादा फोर्स किस में होता है, सॉलिड में होता है। उससे कम क्या होता है, लिक्विड में होता है। और उससे कम कहाँ होता है, तो गैस में होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको समझ में आया, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस समझ में आया। अब हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपको क्या हुआ, ये हम आपको क्या बना दिए, एक टेबल बना दी। क्या कि इसमें आपको क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा ये क्या है, आपको सॉलिड में कम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लिक्विड में थोड़ा उससे ज्यादा होगा, मतलब इंटरमीडिएट होगा। उसके बाद क्या है, गैस है, गैस में क्या होगा, लॉन्ग होगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उसमें बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, इसलिए क्या होगा, इसका लॉन्ग होगा। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें सॉलिड में मतलब पार्टिकल्स एकदम पास पास है, तो उसमें क्या होगा, हाई होगा। उसके बाद आपको लिक्विड में मतलब उससे थोड़ा हटके मतलब उसमें इंटरमीडिएट ये है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जिसके कारण उसमें फोर्स मतलब इंटरमीडिएट के यही तरह होगा, ठीक है। उसके बाद लिक्विड, लिक्विड में क्या मतलब गैस, सॉरी गैस में क्या कि आपको मतलब ये मॉलिक्यूल जो है ना वो बहुत दूर दूर है, तो इसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा, बहुत कम होगा, मतलब कि लो होगा। क्या होगा, लो होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। सॉरी, इसको हम पहले बता देते, ये क्या है, ये आपको है मॉलिक्यूल्स। क्या है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, आपको मॉलिक्यूल्स है जो आपको ये दिख रहा है। उसके बाद ये टेबल आप उतार लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं, क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप देख लेते हैं, एक मिनट। जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। समझ में आया क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो क्या दिया हुआ, दे हैव डिफिनेट मास वॉल्यूम एंड शेप। क्या, डिफिनेट मास एंड वॉल्यूम एंड शेप, मतलब कि आपको ये मान लीजिए क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है। ये क्या है, ये सॉलिड है। क्या, सॉलिड, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है दे हैव डिफिनेट मास वॉल्यूम एंड शेप, क्योंकि सॉलिड के पास क्या है, मतलब एक डिफाइनाइट मास है, मतलब कि उसके पास एक मतलब फिक्स मास है। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम। क्या है, उसके पास वॉल्यूम है, मतलब उसका जो आयतन है वो कितना है, वो दिया हुआ। उसके बाद उसका शेप भी फिक्स है। क्या है, उसका शेप भी फिक्स है, ठीक है। फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। क्या है, क्या है, शेप। तो मतलब सॉलिड के पास क्या होता है, फिक्स्ड मास होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। मतलब उसका मास ना कम होता है ना ज्यादा होता है, मतलब जो एक बार दिया है, मतलब कि जो उसका मास होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, वो घटता बढ़ता नहीं है। साथ में उसका वॉल्यूम क्या होता है, वो फिक्स होता है। उसके बाद उसका शेप भी फिक्स होता है। मतलब सॉलिड, आप एग्जांपल में अगर मान लीजिए
ये है क्या है, ये एक सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, तो इसका मास भी फिक्स है, उसके बाद इसका मतलब वॉल्यूम भी फिक्स है, उसके बाद क्या, इसका शेप भी फिक्स है, क्या इसको आप हम कुछ कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते, तो ये क्या है, इसका शेप भी फिक्स है, ठीक है, इसका शेप फिक्स होता है। और लिक्विड में क्या होता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता, मतलब अगर हम उसको कहीं पे अगर डालें वो फैल सकता है, वो मतलब कहीं पे भी उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता, उसका क्या होता है, उसका मतलब शेप भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट देखो, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, क्या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। आपको हम पीछे बताएं कि मतलब सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है मतलब बहुत शॉर्ट होता है, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है बहुत मतलब नजदीक नजदीक रहते हैं, जिसके कारण उसका जो है ना इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या होता है, शॉर्ट होता है, क्या होता है, शॉर्ट होता है। उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, मतलब जब अगर मानने वाली बात है, अगर ये पार्टिकल्स अगर पास पास में रहेंगे तो उसका क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब जितना मॉलिक्यूल्स पास में रहेगा तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स तो उतना ही ज्यादा होगा। उसके बाद क्या है, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स्ड क्या पोजीशन, उसका मतलब जो ये पार्टिकल्स है ना, किसी भी मतलब क्रिस्टल सिस्टम का मतलब छोटा सा पार्ट या मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आपको हम लिखा देते हैं, ठीक है। which is कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होता है, मतलब द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। मान लीजिए क्या है, सॉलिड का ये क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है, तो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज कॉल्ड, मतलब जो रिपीट होता है, जो अरेंजमेंट होता है, मतलब ये क्या एक अरेंजमेंट में, ये जो मतलब आपको सॉलिड में दिख रहा है ये क्या कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स एक अरेंजमेंट में है, ये नीचे भी है ऊपर भी है, क्या है ये एक अरेंजमेंट में, तो इस पार्टिकल्स द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम व्हिच इज रिपीट एंड एट अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर, तो क्या कहेंगे हम लोग उसको, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स कहेंगे, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहां दिया गया एनाइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक, क्या एनाइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक, द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक, मतलब कि अलग अलग तरीके के फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर अलग अलग डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनाइसोट्रोपिक। मान लीजिए ये अलग एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके बाद ये अलग है, फिर मान लीजिए ये अलग है, तो क्या है ये मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब ये इधर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, मतलब ये अलग अलग तरीके से जा रहा है। और क्या है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी ए है, ठीक है, ये ए है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या मान, और हम इसको क्या मान लेंगे, प्रॉपर्टी बी, क्या चीज, प्रॉपर्टी बी, ठीक है। तो दोनों क्या है अलग अलग डायरेक्शन में, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्या कहलाता है, एनाइसोट्रोपिक, मतलब कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनाइसोट्रोपिक कहेंगे, क्या एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, आइसोट्रोपिक, क्या है, आइसोट्रोपिक, हम लोग को क्या दिया हुआ है, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक, मतलब कि अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, वहां पे हम लोग क्या बात कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के बाद उसे क्या कहते हैं हम लोग, एनाइसोट्रोपिक। और अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोट्रोपिक। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये भी आपको समझ में आया, मतलब आपको फिर से हम रिसाइट करवा देते हैं, मतलब कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट हो और वो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर मूव करता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनाइसोट्रोपिक। और साथ में अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में अगर जाता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोट्रोपिक, क्या आइसोट्रोपिक, ठीक है।
उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड? सॉलिड के क्लासिफिकेशन कैसे हैं वो आपको हम बताते हैं। सॉलिड्स आर मेनली टू टाइप्स। क्या है? मेनली टू टाइप्स। इसके क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्या क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, crystalline solid is a type of solid in which constituent particles are arranged in definite repeating pattern is called crystalline solid। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये मतलब है कि मतलब कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफिनाइट मतलब रिपीटिंग पैटर्न में होता है। क्या होता है? रिपीटिंग पैटर्न। रिपीटिंग मतलब मान लीजिए ये है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये रिपीट होते जा रहा है, और क्या है? ये डिफिनाइट है। क्या है? डिफिनाइट है। मतलब कि ये डिफिनाइट तक मतलब पैटर्न में क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। क्या? रिपीट होता रहेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ टाइप ऑफ सॉलिड इन विच constituent particles are arranged। क्या? constituent particles are arranged in definite repeating pattern। क्या? definite repeating pattern। क्या है? repeating pattern। repeating pattern क्या है? रिपीटिंग पैटर्न मतलब डिफिनाइट तरीके से, मतलब वो जो रिपीट होता रहता है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब मान लीजिए आप इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि स्टोन क्या हुआ? क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब जिसका मतलब फिक्स्ड ये शेप होता है, मतलब उसको अगर आप दबाएंगे या कुछ वो ओरिजिनल शुरू होता है। मतलब इसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू सॉलिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। मतलब कि सच्चा सॉलिड, जिसका मतलब जो सॉलिड का ना पूरा गुण होता है। और ये एमॉर्फस सॉलिड जो होता है ना वो थोड़ा झूठा सॉलिड होता है, जिसका मतलब आप सॉलिड में मान लीजिए जैसे कोई प्लास्टिक का वस्तु है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड ही बोलेंगे। लेकिन क्या है, उसे अगर आप दबाएंगे, उसे मोड़ेंगे तो वो तो मुड़ा जाएगा। ठीक है, तो वो मतलब सच्चा सॉलिड तो नहीं। सॉलिड के क्या मतलब होता है कि वो ना मतलब दबे ना मतलब जल्द मतलब उस पे हीट का प्रभाव हो, इसलिए क्या बोलते हैं? उसे सॉलिड बोलते। लेकिन यहाँ पे क्या, सॉलिड भी दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सॉलिड्स आर मेनली टू टाइप्स। क्या है? सॉलिड्स आर मेनली टू टाइप्स। ठीक है, ये आप समझ गए। पहला क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड होता है। समझ में आया? क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, ये याद हो गया। उसके बाद क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनेशन क्या है हम आपको बताते हैं। Crystalline solid is a type of solid in which constituent particles are arranged in a definite repeating pattern। क्या होता है? definite repeating pattern में जो एक मतलब constituent particles का जो definite repeating pattern होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? crystalline solid बोलते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद क्या होता है? amorphous solid। क्या है? amorphous solid। amorphous solid is a type of solid, ठीक है, in which constituent particles do not possess a regular three-dimensional rearrangement। मतलब कि ये जो आपका एमॉर्फस सॉलिड जो होता है ना, मतलब उसका रीअरेंजमेंट मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट 3D में नहीं होता, मतलब 3D डायमेंशनल में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। आपको हम लोग क्या बताते हैं? ये क्रिस्टल सॉलिड जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, तो उसका पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट कैसे होता है? मतलब वो रिपीटिंग पैटर्न में होता है, एक डिफिनाइट मतलब रिपीटिंग पैटर्न में होता है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। उसके बाद क्या है? एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड मतलब एमॉर्फस सॉलिड इज अ टाइप ऑफ सॉलिड इन व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट पासेस अ रेगुलर थ्री डायमेंशनल रीअरेंजमेंट। मतलब कि उसमें जो होता है 3 डायमेंशनल रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जिसके कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। ये चीज याद हो गया। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो डू नॉट पासेस अ रेगुलर 3 डायमेंशनल रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये आप समझ गए? समझ में आ गया? तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में आपको एग्जांपल आ जाता है रबर, क्वार्ट्ज, ग्लास। उसके बाद क्या आता है? आपको प्लास्टिक आता है। ये आपका क्या होता है? ये इसका एग्जांपल होता है। अब हम लोग इसका क्या पढ़ लेते हैं? हम लोग इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में मतलब डिफरेंस क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके बाद क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। तो आपको हम पीछे पढ़ा है
रेगुलर शेप में होता है। क्या होता है, ये रेगुलर शेप में होता है, मतलब इसका मतलब डिफाइन होता है कि मतलब किस शेप में रहेगा, इसका आपको समझ में आ गया। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे में रेगुलरली अरेंज होता है, क्या रेगुलरली अरेंज होता है। उसके बाद क्या, इररेगुलर शेप, एमोर्फस सॉलिड में इररेगुलर मतलब शेप, इसका जो है शेप मतलब डिफाइनाइट नहीं रहता है, मतलब कि ये कैसा भी हो सकता है, मतलब एक झूठा सॉलिड के नाम पे इसे जाना जाता है, क्या, एमोर्फस सॉलिड को। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड का शेप क्या होता है, इररेगुलर शेप होता है, और क्रिस्टलाइन का क्या होता है, रेगुलर होता है। उसके बाद हैव शार्प एमपी, इट्स मींस, इसका मतलब हो गया आपको मेल्टिंग पॉइंट, क्या, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास एक फिक्स्ड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक साथ मेल्टिंग पॉइंट होता है, तब जाकर के मतलब इसमें मतलब ये हीट का कोई प्रभाव पड़ता है, मतलब जो इसका जो हीट कैपेसिटी है वो मतलब बहुत हार्ड होता है, मतलब हाई होता है। सॉरी, क्रिस्टलाइन का जो हीट कैपेसिटी है वो मतलब बहुत शार्प होता है, इट्स मींस कि वो मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोग यहां देख लेते हैं। उसके बाद यहां दिया गया, उसके बाद है हैव रेंज ऑफ एमपी, इट्स मींस मतलब कि इसके पास रेंज का मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या, रेंज का मतलब अगर इसे आप कुछ रेंज एक लिमिट है उससे अगर आप ऊपर अगर इसे आप मेल्ट कीजिएगा मतलब हीट दीजिएगा तो क्या ये पिघलने लगेगा या तो फिर इसके शेप में मतलब कोई डिफरेंस आएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए इसका एग्जांपल क्या क्या है, प्लास्टिक है, रबर है, क्वार्ट्ज ग्लास है, तो आप उसे अगर हीट कीजिएगा तो वो तो जल्द ही कुछ ना कुछ उसका शेप बदल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इसका रेंज मतलब एक लिमिट में होता है, क्या होता है, लिमिट में इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद है एनाइसोट्रॉपिक, क्या है, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या होता है, ये एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, और ये क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आपको हम पीछे एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का हम बताएं। एनाइसोट्रॉपिक वैसा मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या होता है, इसका जो है ना लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और इसका क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। आपको लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज हम आपको बताते हैं, मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मतलब इसका पार्टिकल्स जो सजा होता है, क्या होता है, वो लॉन्ग रेंज में सजा होता है, मतलब उसके बीच में जो गैप होता है ना वो मतलब बहुत ही कम होता है, और मतलब कम तो दोनों में ही होता है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट है वो अलग होता है। मतलब इसका अगर एक पार्टिकल्स मान लीजिए, इसका एक पार्टिकल ये है, ठीक है, ये क्या है, एमोर्फस का है, तो इसका एक पार्टिकल्स ये है, उसके बाद दूसरा पार्टिकल्स यहाँ है, इसका तीसरा पार्टिकल्स यहाँ है, चौथा यहाँ, मतलब ये जो अरेंज हुआ है इसका अरेंजमेंट रेगुलरली नहीं, इररेगुलर अरेंजमेंट है, क्या, एमोर्फस सॉलिड का। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर किसके लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। और शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब क्या होगा, एमोर्फस सॉलिड। मतलब एमोर्फस सॉलिड में जो क्या होता है कि उसका जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब कि उसका जो ऑर्डर है ना वो मतलब शॉर्ट होता है। ठीक है, मतलब उसे शॉर्ट बोला जाता है। उसके बाद क्या है हम लोग को, उसके बाद है ट्रू सॉलिड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं। और इसको स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कोल्ड सॉलिड, स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड सॉलिड। ट्रू सॉलिड मतलब सच्चा सॉलिड, उसके बाद स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड सॉलिड। स्यूडो सॉलिड इट्स मींस झूठा सॉलिड। क्या होता है, झूठा सॉलिड। सुपर कोल्ड सॉलिड मतलब कि वो मतलब एक लेके आपको मतलब जो पूरा जमा हुआ कोई चीज होगा ना, मतलब जैसे आप आइस देखते हैं तो वो क्या है, एक प्रकार से तो वो मतलब सॉलिड है या नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर कोल्ड सॉलिड। मतलब कि उसे आप मतलब अगर एक मेल्टिंग पॉइंट के लिमिट तक अगर ले जाइएगा तो वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं या तो फिर सुपर कोल्ड सॉलिड बोलते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है इसका एग्जांपल, NaCl इट्स मींस सोडियम क्लोराइड, HiO2 मतलब क्वार्ट्ज ग्लास होता है, मतलब इसमें क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि क्वार्ट्ज किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का या फिर एमोर्फस सॉलिड का। तो आपको क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्वार्ट्ज है, और अगर आपको बोलेगा क्वार्ट्ज ग्लास तो ये किसका होगा, एमोर्फस सॉलिड का होगा। ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा। और भी होते हैं। उसके बाद क्या है, एमोर्फस सॉलिड के मतलब एग्जांपल्स क्या है, यहाँ पे है क्या, ग्लास होगा, रबर होगा, प्लास्टिक होगा, HiO2 इट्स मींस क्वार्ट्ज ग्लास। क्या, क्वार्ट्ज ग्लास। याद हो गया ये सब आप मतलब एक आपको हम इसका नोट्स क्या होगा व्हाट्सएप मतलब चैनल पे आपको दे दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक है, वहां से जाकर के आप इस पूरे नोट्स को अच्छे से आप अपने नोट्स बुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना अगला देख लेते हैं।
हमारा अगला दिया गया यहाँ पे है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स क्या है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स बेसिस ऑफ फोर्स या फिर इंटरेक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और बॉन्ड। क्या यहाँ पे क्या गया, फोर्स या तो फिर इंटरेक्शन बिटवीन, मतलब कि फोर्स हो या फिर इंटरेक्शन हो। क्या, फोर्स हो या तो फिर इंटरेक्शन हो, किसके बीच हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो बॉन्ड के बीच हो। क्या हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या मान लीजिए ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, या तो फिर किसी भी मतलब ये कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये उसके बीच में क्या होगा, फोर्स या इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स और बॉन्ड। इसके बेसिस पे क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। कितने में, 4 में, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम लोग देख लेते हैं 4 क्या क्या है। पहला दिया हुआ मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद क्या है आयोनिक सॉलिड। क्या है आयोनिक सॉलिड। उसके बाद क्या है मेटालिक सॉलिड। उसके बाद नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड। क्या है नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड। इसका क्या होता है, 4 प्रकार होता है, इट्स मींस 4 टाइप्स के होते हैं ये सब। उसके बाद क्या है, ये किसके बेसिस पे मतलब इसको क्लासिफाइड किया गया है, तो फोर्स और इंटरेक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो फिर बॉन्ड्स के बीच में, मतलब इसका जो इंटरेक्शन या फोर्स होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर बॉन्ड के बीच में जो फोर्स रहता है, उसके बेसिस पे क्या किया है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड इज आयनिक सॉलिड, थर्ड इज मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ इज नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग अपना अगला देख लेते हैं। इसके जो 4 टाइप्स है उसको हम लोग क्या किए हैं, आपको एक टेबुलर फॉर्म में मतलब इसको अरेंज करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड। 4 टाइप्स के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्टिकल्स, फोर्स, एग्जांपल्स, ये आपको 3 चीज दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, इसके मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या तो फिर एटम्स हो सकते हैं। क्या होगा, इनर्ट गैस। क्या होता है इनर्ट गैस, आपको हम इनर्ट गैस समझाते हैं। के पास क्या है, इनर्ट गैस है। क्या है, इनर्ट गैस है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इनर्ट गैस है। ये होता है आपके पास क्या है, इनर्ट गैस होता है। ठीक है, आपको समझ में आया इनर्ट गैस क्या क्या है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ज़ेनॉन, क्या होता है, ज़ेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेशियम। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इनर्ट गैस है। क्या है ये आपके पास क्या है, इनर्ट गैस है। ये आपको समझ में आ गया क्या है, ये इनर्ट गैस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पीछे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ मतलब मॉलिक्यूल्स या फिर एटम होते हैं क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो ये क्या हो सकता है, इनर्ट गैस होगा। क्या होगा, इनर्ट गैस होगा। तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या है, इनर्ट गैस होगा। ठीक है, उसके बाद आयोनिक सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है वो क्या, आयोनिक पेयर। क्या होंगे, आयोनिक पेयर। उसके बाद मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, मेटल। मेटल में मतलब AuCu मतलब कि कॉपर, फिर ये सोडियम, जो भी होगा मेटल्स, वो क्या होगा, मेटालिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड, उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा और एटम्स होगा। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्स है। फोर्स मॉलिक्यूलर सॉलिड का फोर्स आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ क्या है, वीक फोर्स, वंडरवाल्स फोर्स। मतलब कि इसमें क्या होता है, वीक फोर्स होता है, इट्स मींस वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वन इज पोलर, नॉन पोलर या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तीनों जो होते हैं ना फोर्स, ये क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो आपको फोर्स होगा वो बहुत ही वीक होगा। क्या होगा, बहुत ही वीक होगा। ठीक है, ये आपको मतलब पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब आपको मतलब इसके क्या हो जाएंगे, फोर्स हो जाएंगे। उसके बाद आयोनिक सॉलिड के फोर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसलिए आयोनिक सॉलिड का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद क्या है, मेटालिक सॉलिड में आपको फोर्स क्या दिया हुआ है, मेटालिक बॉन्ड। इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा।
नेटवर्क और कोवैलेंट बॉन्ड, इट्स मींस नेटवर्क या कोवैलेंट बॉन्ड सॉलिड में इसका क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में, सॉरी फोर्स में, ठीक है। ये आपको क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है इसके एग्जांपल्स, तो इसमें अभी एग्जांपल नहीं दिया गया। यहाँ पे क्या आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल है NaCl, इट्स मींस सोडियम क्लोराइड, या फिर Al2O3 है, उसके बाद CaCl है, CaF2 है, इसका एग्जांपल है आयोनिक सॉलिड का। इन तीनों का अभी नहीं दिया गया, ठीक है। हम लोग आगे देख लेते हैं। हम लोग को आगे दिया एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। ये हमको ये दोनों दिया गया, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास क्या क्या मतलब इसके एग्जांपल है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के, बेंजोइक एसिड, क्या बेंजोइक एसिड, इट्स मींस C6H5COOH, ठीक है। इसका क्या होता है, बेंजोइक एसिड का मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसका आयोनिक सॉलिड का, क्या है आयोनिक सॉलिड में क्या होता है KNO3, इसका क्या होगा एग्जांपल, क्या होगा KNO3 होगा। उसके बाद कोवैलेंट सॉलिड्स मतलब लाइक SiO2 मतलब क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। आप समझिए मतलब क्वार्ट्ज ग्लास तो एमॉर्फस का हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ क्या मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होगा CuAu मतलब जो आपका मेटल वाला होगा उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेटेलिक सॉलिड्स में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है एमॉर्फस सॉलिड, क्या है एमॉर्फस सॉलिड है, तो एमॉर्फस सॉलिड में आपको फर्स्ट वन आपको क्या याद रखना है, क्वार्ट्ज ग्लास, इट्स मींस SiO2, क्या SiO2 क्या होता है, क्वार्ट्ज ग्लास होता है, क्या क्वार्ट्ज ग्लास होता है, ठीक है। आप समझ गए, क्वार्ट्ज ग्लास हो। उसके बाद क्या है रबर होता है इसमें एमॉर्फस में, ठीक है। प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, और भी कई सारे होते हैं। तो आपको क्या मैन याद रखना है, क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है एमॉर्फस का होता है, और क्वार्ट्ज किसका होता है तो क्रिस्टलाइन का होता है, ये आपको याद होगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन है कहां से, NCERT से है, लाइन्स फ्रॉम NCERT, ठीक है। तो यहां दिया on heating of amorphous solids it's become crystalline solid at some temperature, क्या मतलब कि अगर हम लोग amorphous solid को अगर हम लोग हीट करेंगे तो it's become crystalline solid at some temperature, क्या some temperature पे मतलब कि ये कुछ टेम्परेचर पे आकर के क्या हो जाएगा, ये मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि एमॉर्फस सॉलिड को हीट करने पे क्या बनता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, ठीक है। मतलब कि कुछ टेम्परेचर पे अगर हम लोग इसको अगर हीट करेंगे एमॉर्फस सॉलिड को तो ये क्या बन जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। उसके बाद हम लोग का अगला देख लेते हैं। यहाँ है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के मतलब टाइप्स, ठीक है। इसमें आपको मतलब मिलने वाले हैं टाइप्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्टिकल्स, फोर्स, एग्जांपल, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इसके टाइप्स मतलब इसके प्रॉपर्टीज को आप देख रहे हैं। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, जिसके प्रॉपर्टीज को आप इसमें देखने वाले। ये फर्स्ट, ये क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, उसके बाद हमारे अगले स्लाइड में है ये थर्ड है, क्या ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। आपको ये इसका क्या क्या मिलने वाला है, टाइप्स मिलने वाले हैं। मतलब कि ये आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के ये यहाँ इस तरफ ये टाइप्स लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूट्स, पार्टिकल्स, इसके क्या है, फोर्स क्या है, एग्जांपल्स क्या है, ये 3 चीज तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। फिर भी उसके बाद क्या है, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये आपको 3 चीज और इसमें जोड़ दिया गया है। आप हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या देगा, मॉलिक्यूलर, क्या है मॉलिक्यूलर है, क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट टाइप क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मतलब 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये तीनों होते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्स होता है, इट्स मींस IDP, DP, DP, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंडस डाइपोल, इंडस डाइपोल, और उसके बाद इसमें डाइपोल और ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल क्या है, CCl4, क्या CCl4,
तो हम लोग का क्या इसका एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ है, CCl4, ये आपको याद करना है, ये किसका होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का होता है, किसका होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का होता है, ये चीज आप ध्यान में रखें। और इसके और भी एग्जांपल होते हैं, मतलब CO2 क्या होता है, एक ड्राई आइस होता है, क्या होता है, ड्राई आइस होता है। उसके बाद क्या होता है, Ar आता है, I2 आता है, ATC। फिर उसके बाद ये किसका है, नॉन पोलर का, ये जो आपको अलग मतलब कलर में दिख रही है, किसका एग्जांपल है, नॉन पोलर का है। उसका पोलर का क्या होगा, HCl, SO2, CaCl3, उसके बाद क्या होगा, ATC। ये आपको किसका होगा, पोलर का हो जाएगा एग्जांपल। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, HF होगा, H2O होगा, NH3 होगा, क्या होगा इसका, ये किसका एग्जांपल है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है, ये आपको हो गया। उसके बाद इसका फिजिकल नेचर देख लेते हैं, फिजिकल नेचर क्या होता है, ये नॉन पोलर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका पोलर होता है वो भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हार्ड होता है, इसका नेचर, फिजिकल नेचर क्या होता है, हार्ड होता है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रिसिटी नेचर मतलब कि आपको नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों क्या होता है, इंसुलेटर होता है, क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, किसका, नॉन पोलर का बहुत ही लो होता है, उसके बाद पोलर का लो होता है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लो होता है, समझ में आ गया, ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद क्या है, आयोनिक सॉलिड, क्या है, आयोनिक सॉलिड, ये आपको सेकंड है, ये क्रिस्टलाइन का सेकंड टाइप से आयोनिक सॉलिड। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, आयंस होंगे, ठीक है, समझ में आ गया, आयंस होंगे। उसके बाद इसमें जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये आप समझ गए। उसके बाद इसका एग्जांपल है NaCl, MgO3, ZnS, CaF2, ये क्या है, इसका एग्जांपल है, ठीक है, NaCl, MgO3, ZnS, CaF2, इसका किसका एग्जांपल है, आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल है, ये आपको समझ में आ गया। इसका फोर्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, फोर्स क्या है, एग्जांपल्स क्या है, आप समझ गए। इसके फिजिकल नेचर क्या है, ये क्या होता है, हार्ड होता है, क्या होता है, आयोनिक सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है, क्या होता है, इसका फिजिकल नेचर हार्ड होता है। उसके बाद हम लोग इसका इलेक्ट्रिसिटी नेचर देख लेते हैं। आयोनिक सॉलिड का इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर इन सॉलिड, मतलब इंसुलेटर होता है सॉलिड में, ठीक है, बट कंडक्टर इन मोल्टेन एंड इक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि अगर इसे हम किसी इक्वस सॉल्यूशन जैसे कि पानी में अगर हम लोग इसे रख दें तो वो क्या होता है, उसमें कंडक्टर हो जाता है। आयोनिक सॉलिड जो होता है अगर हम उसे इक्वस मोल्टेन या इक्वस सॉल्यूशन इसमें अगर हम लोग रख दें तो ये क्या हो जाता है, ये कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। और वरना ये सॉलिड में क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है, ये चीज आपको ध्यान में आ गई। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हार्ड होता है। उसके बाद हमारा अगला क्या दिया हुआ है, ये मेटेलिक सॉलिड है, कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड है, समझ में आ गया क्या क्या है, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड, जिसमें इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या है, एटम्स है, क्या है, एटम्स है। उसके बाद इसका कोवैलेंट सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या है, एटम्स है, और क्या है, मॉलिक्यूल्स है, क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, समझ में आ गया। इसका कोवैलेंट नेटवर्क बॉन्ड का मतलब सॉरी कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड का ये जो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है वो क्या है, या तो एटम है या तो मॉलिक्यूल्स है, ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद क्या, फोर्स क्या है इसका, इस मेटेलिक सॉलिड में इसका फोर्स है मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, और कोवैलेंट सॉलिड में इसका क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। मेटेलिक से मेटेलिक, कोवैलेंट से कोवैलेंट, दोनों में बॉन्ड लगा दीजिए, साफ क्लियर। उसके बाद क्या है इसका एग्जांपल क्या है, FeCuMg, मतलब इसका क्या हो जाएगा एग्जांपल, मेटेलिक सॉलिड का क्या एग्जांपल है, Fe होगा, Cu होगा, AgMg, इसका क्या हो जाएगा एग्जांपल है। फिर कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड का क्या क्या एग्जांपल है, SiO2, SiCalN, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, C मीन्स कार्बन, कार्बन किसका, डायमंड का, क्या होगा, डायमंड का। उसके बाद क्या है, C मीन्स कार्बन, कार्बन किसका, ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट। और ये जो कार्बन होता है इसका स्ट्रक्चर किसमें बनता है, तो इसका होगा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल किसमें आएगा, ये जो आपको क्या होगा, ये डायमंड है और ये ग्रेफाइट है, ये दोनों का एग्जांपल आपको कौन दिया हुआ, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, ये आपको याद हो गया। और इसका जो आपको मतलब ये फिजिकल नेचर होता है, तो आपको जो ये दो दिया गया है तो इसका क्या होता है, ये दोनों हार्ड होता है, ठीक है,
डायमंड और ये जो ऊपर का जो है ये दोनों क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। मतलब अगर आप ग्रेफाइट को अगर छोड़ दें इसके एग्जांपल में, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल में अगर हम लोग डायमंड ग्रेफाइट को सॉरी छोड़ दें तो ये जो हमारा इसका फिजिकल नेचर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। और ग्रेफाइट आप देखते हैं, आप जो पेंसिल यूज करते हैं उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, फिजिकल नेचर सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये जो आपको ये एग्जांपल जो ये कलर में जो दिख रही है तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब नेचर जो है इंसुलेटर होता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि ग्रेफाइट का क्या होता है, कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है, ये आप समझते हैं। उसके बाद क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सभी का क्या होता है, वेरी हाई होता है, सॉरी वेरी हाई होता है। ये आप समझ गए, ये टोटल चीज आपको समझ में आ गया। ये समझ गए आप, ये क्या होता है। उसके बाद हम लोग आप अपना अलग देख लेते हैं। अगला क्या, आप क्वेश्चन आ गया, आप 5 क्वेश्चन कराएंगे, ये आपका आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप इस सेशन के बाद आपको हम नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, मतलब लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, जहां से आप जरूर जाकर के अपना नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नोट्स नहीं बनाइएगा तो आप जो पढ़े हैं वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लेक्चर्स को मतलब थोड़ा थोड़ा जब नोट्स बना ले, अगर आपको समझ में ना आए, जिस जगह का समझ में नहीं आ रहा वहां पे लेक्चर लेके जाए, वहां पे आप रुके, उसके बाद उसे समझे, उसके बाद फिर से उसे रिवाइज करें, तब आपको क्या होगा, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या देगा, एन एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड का हमको एग्जाम्पल पूछा है, यहाँ पे डायमंड है, ग्रेफाइट है, सॉल्ट है, रबर है, ठीक है। आपको एमोर्फस सॉलिड का आपको एग्जाम्पल पूछ रहा है, ठीक है। आप इसमें पहले अलग कीजिए, डायमंड तो अभी हम लोग क्या किस में पढ़े हैं, कोवेलेंट सॉलिड में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट भी अभी उसी में पढ़े हैं। सॉल्ट मतलब NaCl, ये हम लोग किस में पढ़े थे, अभी हम लोग उसमें फर्स्ट सेकंड में पढ़े थे, मतलब आयोनिक सॉलिड में पढ़े थे। क्या था ये, सॉल्ट था, मतलब कि NaCl था, ठीक है, ये आपको उसमें था। उसके बाद रबर, रबर किसका एग्जांपल है, रबर है एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल। किसका है, एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल क्या है, रबर है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया क्या होता है। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। ये क्या है, एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला देखो, एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, ये किस में पूछा गया, 2013 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें दिया गया NaCl, ZnS, ग्लास, SiC, ठीक है। तो ये एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, ग्लास किसमें दिया गया था, ग्लास एमोर्फस सॉलिड का ही टाइप्स था, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लास हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ देखो, एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, ये हमको कब पूछा गया था, 2022 में। कब, 2022 में। तो एमोर्फस सॉलिड है, क्या है, एमोर्फस सॉलिड है, हम पहले देख लेते हैं। डायमंड ये तो होगा नहीं, ग्रेफाइट ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कहाँ का है, ये क्रिस्टलाइन का है। क्रिस्टलाइन में किसका है, तो ये होगा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड का। उसका क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास आपको इसका क्या हो जाएगा, HiO2। आपको अगर क्वार्ट्ज दिया रहता है, क्या क्वार्ट्ज, तो ये क्या हो जाता है, ये क्रिस्टलाइन का हो जाता है। और ग्लास दे दिया, क्वार्ट्ज ग्लास, तो ये किसका हो जाएगा, एमोर्फस का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमको कब पूछा था, ये हमको 2020 में पूछा था। कब, 2020 में। तो क्रिस्टलाइन में क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, NaCl, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सब क्या है, किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। उसके बाद आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ टाइप ऑफ डायमंड। ये कब पूछा गया था, ये 2024 में पूछा गया। कब, 2024 में। इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन इज अ टाइप ऑफ डायमंड। डायमंड क्या है, यहाँ डायमंड दिया गया है, क्या है, डायमंड। तो डायमंड किसका मतलब टाइप होता है, तो ये आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपको अभी हम उस टाइम से आपको हम क्या बता रहे थे, डायमंड या ग्रेफाइट किसका होता है, तो कोवेलेंट सॉलिड का होता है। किसका, कोवेलेंट सॉलिड का होता है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं हम अपने केमिस्ट्री के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।